आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान किस जिले का रहा? ऑप्शन ए है देहरादून, बी उधम सिंह नगर, सी है चमोली, डी है हरिद्वार। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान। अब इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, किस जिले का रहा, या तृतीय क्षेत्रक में किस जिले का रहा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बताएंगे, कैसे समझेंगे कैसे। प्राथमिक क्षेत्रक में आपको सबको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कृषि से संबंधित होता है कि नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का अगर कृषि से संबंधित होगा तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि होती है, ये भी पता होगा आपको। तो प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों उधम सिंह नगर का। आई बात समझ में? कृषि सबसे ज्यादा आपको पता है उधम सिंह नगर में होती है ना, तो प्राथमिक क्षेत्रक में भी इन्हीं का योगदान सर्वाधिक होगा। अब आता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान किस जिले का रहा, ये तो प्राथमिक क्षेत्रक में आपने जाना। अगर द्वितीय क्षेत्रक में आता है तो उसमें आपका आएगा हरिद्वार। द्वितीय क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान हरिद्वार का आएगा। अब कैसे याद करना है इसको? द्वितीय क्षेत्रक में किससे संबंधित है? विनिर्माण यानी उद्योगों से संबंधित है। और द्वितीय क्षेत्रक में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। और विनिर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है, क्योंकि हरिद्वार में BHEL है ना। और सबसे प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होता है? प्रोडक्शन के हिसाब से उद्योगों में सबसे ज्यादा विनिर्माण प्रोडक्शन कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है। तो द्वितीय क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान हरिद्वार का रहेगा। और अगर तृतीय क्षेत्रक आता है एग्जाम में, तृतीय क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान किस जिले का है? तो मित्रों तृतीय क्षेत्रक किस चीज से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से। और सेवा जो महंगी सिटी होगी, जैसे सेवा, होटल, व्यापार, तो ये सब संबंधित होंगे जो सबसे ज्यादा महंगी सिटी होगी। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महंगी सिटी है देहरादून। तो तृतीय क्षेत्रक में जो सबसे ज्यादा योगदान होगा वो देहरादून का होगा। आई बात समझ में? तो देहरादून का तृतीय क्षेत्रक में सबसे ज्यादा योगदान होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसकी है? किस जिले की है? वो है हरिद्वार, HRD। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उसके बाद आता है आपका उधम सिंह नगर, और तीसरे नंबर पर आता है देहरादून। ये बात समझ में? उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है देहरादून। प्रति व्यक्ति आय में इनका क्रमशः नंबर आता है। अगर राज्य में प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 2,05,246 रुपया प्रति व्यक्ति आय है राज्य में। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,05,246 रुपया है। तो मित्रों, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, जिले की सर्वाधिक आय है प्रति व्यक्ति हरिद्वार है, तो ऊपर मैंने इसको विस्तार से आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बताया मैंने आपको, सर्वाधिक तो बता दिया था ना। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे स्वाभाविक है, हर बार किसका नंबर आता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। और रुद्रप्रयाग के बाद किसका आएगा? ऑब्वियसली बात है बागेश्वर। और तीसरे नंबर किसका होगा? चंपावत। तो इन तीन जो 1997 ईस्वी में बने हैं ना ये 3 जिले, तो भाई 1997 ईस्वी में कब बने हैं? 1997 ईस्वी में बने थे ना ये 3 जिले। तो भाई हर जगह अगर जहाँ सबसे कम की बात आती है तो आमतौर पे ये तीनों ही टॉप में रहते हैं, मतलब सबसे कम में। तो और लास्ट में होगा नहीं, यहाँ पे सॉरी, प्रति व्यक्ति आय में ये इंपॉर्टेंट है, चंपावत नहीं आएगा तीसरे नंबर पे, अल्मोड़ा। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम रुद्रप्रयाग है, उसके बाद बागेश्वर है, तीसरे पे अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये है। आमतौर पे चंपावत ही आता ना हर जगह सबसे कम में, तो यहाँ पे ये नहीं है भाई, अल्मोड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो भाई राइट आंसर सबको पता होगा इसका आंसर। थोड़ा सा और जान लेंगे उत्तर, ये जो हमारा रुद्रप्रयाग है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में। चौराबाड़ी ग्लेशियर के बगल में से कौन सी नदी निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, एक कौन सा श्रेणी है? मंदरांचल श्रेणी है, उसके बगल में एक ग्लेशियर है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और वहीं से आपकी मंदाकिनी निकलती है। मित्रों, ये मंदाकिनी रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने लिखा था ना रामचरितमानस में, तो सुरसरी की धारा कहा गया, इसे क्या कहा गया है?
सुरसरी, सुरसरी की धारा कहा गया है मंदाकिनी को। चलो मंदाकिनी बहुत फटाफट में जानते हैं मंदाकिनी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो 3-4 सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले इसमें कालीमठ, ये है कालीमठ, कालीमठ में इसमें मिलती है मधुगंगा, मधुगंगा, मधुगंगा मिलती है मित्रों कालीमठ में मंदाकिनी के साथ। ठीक है, उसके बाद एक और नदी मिलती है जिसमें कि जिसे बोलते क्या बोलते हैं, लस्तर बोलते हैं, लस्तर, ये बस्तर, लस्तर नाम होगा शायद इसका, लस्तर, लस्तर एक नदी मिलती, सॉरी एक यहाँ पे मिलेगी, तो लस्तर एक नदी मिलेगी कहाँ पे, ये पड़ेगी सूर्यप्रयाग में, सूर्यप्रयाग में एक नदी मिलेगी जिसका नाम है लस्तर। ठीक है, एक और नदी मिलती है मित्रों, एक रावण नदी भी बोलते हैं, एक रावण नदी मिलती है, और एक नदी मिलती है सोन नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, सोन नदी, जिसको क्या हम बासुकी नदी भी कहते हैं। सोन नदी को क्या कहते हैं, सोन नदी को हम क्या कहते हैं, बासुकी नदी भी कहते हैं। ठीक है, बासुकी नदी भी हम सोन नदी को कहते हैं। और अंत में जो मंदाकिनी है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग में कुछ झील देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक झील का नाम आपने सुना होगा, गांधी सरोवर, गांधी सरोवर। इसी गांधी सरोवर को हम किस नाम से जानते हैं, सरवदी सरोवर और चौरावड़ी सरोवर के नाम से भी हम गांधी सरोवर को जानते हैं। इसके अलावा कुछ एक है देवरिया ताल, देवरिया ताल है, एक है बदाणी ताल, बदाणी ताल है, एक है भयंकल ताल, भयंकल, एक भयंकल ताल है, एक है कौन सा, सुखदी ताल, सुखदी ताल, सुखदी ताल है, और एक है बासुकी ताल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बासुकी ताल। तो मित्रों आपने मुख्य ताल जाना, कौन से जाना, देवरिया ताल जाना है ना, ये भयंकल ताल जाना, सुखदी ताल जाना, बासुकी ताल जाना, और ये क्या है, बदाणी ताल जाना। ठीक है, बदाणी ताल। तो ये है आपके रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, ऑप्शन ए सात ताल, बी है नौकुचिया, सी भीमताल, डी है सूखा ताल। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। और तालों के बारे में जान लेते हैं कि नौकुचिया ताल को 9 कोनों वाला ताल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला और भी ताल जान लेते हैं, कौन कौन से ताल हैं। एक आते हैं मित्रों सात ताल, सात ताल। नैनीताल में एक महत्वपूर्ण ताल है जिसका नाम है सात ताल। इसका जो आकृति है अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान है, अश्वखुर के समान है, और इसी में 7 छोटे छोटे ताल बने हुए हैं, जिसमें कि 5 कोनों वाला एक नल दमयंती ताल भी है, नल दमयंती ताल। ठीक है, नल दमयंती ताल भी है कहाँ पे, 7 ताल के बीच में, और यहीं पे राम लक्ष्मण सीता ताल भी है। ठीक है, 7 तालों में एक राम लक्ष्मण सीता ताल भी आता है। अगर बात करें मित्रों कुमाऊं की सबसे बड़ी जो ताल है, सबसे उसका नाम है भीमताल। ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है भीमताल। कैसी है, त्रिभुजाकार की है। ठीक है, एक है नैनीताल में बहुत सारे और भी ताल हैं, जैसे खुरपा ताल, खुरपा ताल हो गया, एक वो हरीश ताल है क्या, हरीश ताल है, एक है कौन सी, सड़िया ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल, सूखा ताल। ठीक है, सूखा ताल है, ये भी कहाँ है, सब नैनीताल में स्थित है। मित्रों कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे यूडीएन है उधम सिंह नगर में 2 महत्वपूर्ण ताल है, एक का नाम है गिरिताल और एक है द्रोणताल। गिरिताल और द्रोणताल उधम सिंह नगर में स्थित है। एक बहुत महत्वपूर्ण ताल है सुकंडा ताल, कहाँ है, सुकंडा ताल। तो मित्रों ये सुकंडा ताल है, ये आपका बागेश्वर में है। ठीक है, आपके बागेश्वर में सुकंडा ताल है। एक बहुत महत्वपूर्ण ताल है तड़ाक ताल, तड़ाक ताल। तो मित्रों ये तड़ाक ताल है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है। 2 महत्वपूर्ण ताल चंपावत में है। तो चंपावत में 2 महत्वपूर्ण ताल हैं, एक का नाम है श्याम ताल और दूसरे का नाम है झिलमिल ताल, श्याम ताल और झिलमिल ताल। ठीक है, श्याम ताल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एग्जाम में पूछा था कि विवेकानंद आश्रम, स्वामी विवेकानंद आश्रम, ठीक है, विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे पे स्थित है, तो वो है श्याम ताल। ये वीडियो उत्तराखंड के एग्जाम में आया था,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। तो मित्रों ये आपने कुमाऊं के जिले के बहुत महत्वपूर्ण तालों को देखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अग्नितीर्थ किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी बागेश्वर, डी हरिद्वार। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागेश्वर का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम या प्राचीन नाम कह सकते हैं, वो है अग्नितीर्थ। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। एक छकाता एक प्राचीन नाम है छकाता, तो ये है नैनीताल का, ठीक है, नैनीताल का पुराना नाम है छकाता। मित्रों एक तिकसेन मुनस्यारी है एक जगह, मुनस्यारी, तो मुनस्यारी का पुराना नाम है तिकसेन। क्या नाम है? तिकसेन। एक जगह पड़ता किच्छा, किच्छा का पुराना नाम है किलपुरी। किच्छा का पुराना नाम क्या है मित्रों? किलपुरी। एक और नाम है किच्छा का दरऊ। दरऊ एक पुराना नाम है किच्छा का, किलपुरी और दरऊ। काशीपुर गोविषण आप लोग जानते हैं, और इसके साथ साथ कोट भी काशीपुर का पुराना नाम है। ये बात समझ में? इसके अलावा बाजपुर का नाम बार बार बताता हूँ मैं, एक बार फिर बता देता हूँ। मुंडिया, बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया है, और जसपुर का पुराना नाम क्या है? शाहजफर। शाहजफर, ठीक है। जसपुर का क्या नाम है? शाहजफर। और मुंडिया किसका नाम है? बाजपुर का। खटीमा का पुराना यानी प्राचीन नाम क्या है मित्रों? मकरपुर। खटीमा, खटीमा का पुराना नाम क्या है? मकरपुर। एक और है गास्टिंगज, टनकपुर का पुराना नाम क्या है? गास्टिंगज। इसको भी याद कर लेंगे, टनकपुर का पुराना नाम गास्टिंगज। कौसानी का आप लोग जानते होंगे, बलना। बलना कौसानी का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम है। तो मित्रों आपने ये प्राचीन नाम के बारे में जाना। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से अटारिया मेला किस जनपद में लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से अटारिया मेला किस जनपद में लगता है। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अटारिया मेला लगता है आपका ऊधम सिंह नगर में, ठीक है, ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में जो अटारिया कुछ एक दो मेले और भी लगते हैं, जिसमें लगता है राम डोला का मेला। खटीमा एक जगह है, खटीमा, तो ऊधम सिंह नगर के खटीमा में लगता है राम ढोला मेला। रानी खिता राम ढोला गम गम कन बजाना। तो राम ढोला का जो मेला लगता है वो आपके कहाँ लगता है? ऊधम सिंह नगर के खटीमा में लगता है। मित्रों एक और मेला लगता है कहाँ पे? खटीमा में। खटीमा, खटीमा में एक मेला लगता है जिसका नाम है राम ढोला मेला, यानी रानी खिता राम डोला गम गमा कन बजना। तो राम डोला मेला लगता है कहाँ पे? कहाँ पे लगता है? खटीमा में लगता है। इसके अलावा चैती मेला लगता है काशीपुर में लगता है, जिसे हम बाला सुंदरी का मेला भी कहते हैं, ठीक है। चैती मेला जिसे हम बाला सुंदरी का मेला भी कहते हैं, वो लगता है काशीपुर में, काशीपुर में, ठीक है। जिसमें कि क्या होता था कि घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। चैती मेले में प्राचीन काल में क्या होता था? घोड़ों का क्रय विक्रय होता था, ठीक है। चैती मेला लगता है, और कब लगता है? चैत्र मास के अष्टमी में, चैत्र के महीने में लगता है चैती मेला, ठीक है। तो मित्रों ये था आज के। अगर हम मंदिर, एक आध मंदिर भी जान लेते हैं। ऊधम सिंह नगर में जो प्रसिद्ध मेले हैं, एक मंदिर है नानक मता। नानक मता का जो नानक मता साहिब है ऊधम सिंह नगर में, तो वो भी कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में है, ठीक है। एक है अटारिया देवी का मंदिर भी है। अटारिया मेला तो लगता ही है, लेकिन वहीं पे एक अटारिया देवी का मंदिर भी है। अच्छा मैंने बताया कि कहाँ पे लगता है ऊधम सिंह अटारिया मेला? ये ऊधम सिंह नगर के कहाँ पे लगेगा? रुद्रपुर में, रुद्रपुर में, ठीक है। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में लगेगा अटारिया मेला। एक लगता है मोटेश्वर महादेव का मेला भी लगता है, ठीक है। मोटेश्वर महादेव, मोटेश्वर महादेव का मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। एक है भरमल बाबा का मंदिर भी है यहाँ पे, भरमल बाबा का मंदिर, भरमल एक बाबा हैं, उनका मंदिर भी है। और उसमें एक है अलख देवी मंदिर भी ऊधम सिंह नगर में है। अलख देवी मंदिर, अलख देवी मंदिर कहाँ है? हमारे ऊधम सिंह नगर में। तो अलख देवी मंदिर आपने देखा, भरमल बाबा का मंदिर देखा, अटारिया देवी का मंदिर देखा, मोटेश्वर महादेव का मंदिर भी देखा, ठीक है। तो मित्रों यही था आज। अच्छा एक प्रश्न और है भाई, एक और है। निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों की सीमा लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिले
भाई ये क्वेश्चन ही अजीब सा बना दिया मैंने। निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से लगती है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं लगती है? नहीं, थोड़ा प्रश्न गलत अजीब सा हो गया है। निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से लगती है? ठीक है, 7 जिलों से लगती है। तो उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड का अगर आप मैप देखते होंगे, देख पा रहे होंगे, आप लोगों के पास मैप होना चाहिए, तो कौन सा जिला है कि उसकी सीमा 7 जिलों से लगती है? तो मित्रों, आपने बीच में देखा होगा पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जनपद अगर यहाँ से चलें, सबसे पहले हरिद्वार लगता है पौड़ी जनपद से, ठीक है, हरिद्वार लगता है। उसके बाद ऋषिकेश में लगेगा देहरादून, देहरादून इस प्रकार से याद करेंगे। देहरादून के बाद आगे जाएंगे तो मुनि की रीति में टिहरी, या आप वहाँ पे भी जाएंगे, कहाँ से, पौड़ी से कहाँ पे, मुनि की रीति से आगे भी जाएंगे, वो सारा का सारा टिहरी का ही तो है। कीर्ति नगर वाला क्षेत्र, मलिथा, ये सब पौड़ी से अटैच्ड है। तो यहाँ से आगे जाएंगे आप फिर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी किससे, टिहरी से लगेगा, नहीं पौड़ी से लगेगा। और उसके बाद चमोली, चमोली भी आपका टिहरी से हमारा पौड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है, जो गैरसैंण वाला बेल्ट है, पूरा का पूरा पौड़ी से लगा हुआ है। पौड़ी गैर से वो आगे जाके आप देखते होंगे कौन सा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी पूरा का अल्मोड़ा का कुछ क्षेत्र भी पौड़ी से लगा हुआ है। और नैनीताल का पश्चिम वाला क्षेत्र, जो नैनीताल है, नैनीताल का पश्चिम वाला क्षेत्र भी पौड़ी से लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले पौड़ी से लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर देख लेते हैं। उत्तराखंड जिले, उत्तराखंड जो राज्य है उसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के, आप देखते होंगे, हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों से लगती है। सबसे नीचे जो हमारा ये मैप देखा होगा आपने, ये मैप है ना, तो यहाँ पे है सिरमौर, सबसे आता है सिरमौर, फिर आता है शिमला, और फिर आता है किन्नौर, किन्नौर। तो उत्तराखंड की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों से लगती है। उसी के साथ साथ तो अगर यूपी की बात करें, यूपी के 7 जिलों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। सबसे पहले आप देखते होंगे सहारनपुर, आप लोग मैप जरूर देखिए, है ना, तो मुझे तो याद हो गया ये मैप देखते देखते। सबसे पहले सहारनपुर, उसके बाद आएगा मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर आएगा, मुजफ्फरनगर आएगा, मुजफ्फरनगर के बाद आपका आएगा बिजनौर, बिजनौर मैप देखेंगे आप, बिजनौर, मैं तो बिना मैप के बता रहा हूँ, बिजनौर हो गया। उसके बाद आएगा आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादा का बाद आएगा आपका रामपुर, रामपुर के बाद आएगा बरेली, बरेली, और लास्ट में आएगा पीलीभीत, पीलीभीत। मित्रों, अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जाएगा ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को सही कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड के सबसे पूर्व से टच होता है, तो सबसे पूर्व में पीलीभीत टच होता है, सबसे पश्चिम में सहारनपुर टच होता है। ठीक है, कौन सा जिले में। अगर बात करें उत्तराखंड के के कितने जिलों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितने जिलों से, तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपके दिमाग में मैप छपा होगा ना, तो इस प्रकार, सपोज ये यार ढंग से ही बनाता हूँ, उत्तराखंड का मैप, अगर सपोज ये आप उत्तराखंड का मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है। अब यहाँ से तो 3 जिले लगते हैं चाइना से, या ये है आपका उत्तरकाशी, ये आपका लगेगा कौन सा, चमोली, और ये आपका पिथौरागढ़, ये लगता है। 3 जिले लगेंगे आपके चाइना से, और 3 जिले लगेंगे आपके नेपाल से। यहाँ पे चंपावत हो गया, और ये वाला हो गया उधम सिंह नगर। ठीक है, तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर 3 जिले लगेंगे नेपाल से। और टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपके दिमाग में ये मैप याद होने चाहिए, तो इनको याद कर रटने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य में 6वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र अग्रवाल, बी है गोविंद सिंह कुंजवाल, सी है ऋतु खंडूरी, और डी है हरवंश कपूर। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऋतु खंडूरी जी राज्य की 6वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर पहली विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, उत्तराखंड जब राज्य बना तो वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, अंतरिम, है ना, अंतरिम प्रकाश पंत जी थे। अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत, प्रकाश पंत जी थे। उसके बाद जो राज्य में प्रथम बार निर्वाचित चुनाव होने के बाद जो
क्या बने थे, राज्य विधानसभा अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है यशपाल आर्य। यशपाल आर्य जी बने थे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है, हरवंश कपूर। तीसरे नंबर के नहीं, तीसरे नंबर के कौन थे, हरवंश कपूर। चौथे, पांचवें और छठवें, यही तो होगा। हाँ, तीसरे नंबर के हरवंश कपूर रहे होंगे, चौथे नंबर पे गोविंद सिंह कुंजवार, और पांचवें नंबर पे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, और छठवें नंबर पे हमारी रितु खंडूड़ी जी। मित्रों, रितु खंडूड़ी जी जो हैं, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की बेटी हैं। ये कहाँ से विधायक चुन के आई थी, कोटद्वार। कोटद्वार से ये विधायक रह चुके हैं, विधायक चुन के आई थी रितु खंडूड़ी जी। रितु खंडूड़ी जी के बारे में तो आप जानते होंगे, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, राज्य की। ठीक है, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भू कानून अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया है मित्रों, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सुभाष कुमार, बी है अजेंद्र अजय, सी है अरुण ढोंडियाल, और डी है DS गर्वियाल। तो मित्रों राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष कुमार जी को भू कानून अध्ययन और परीक्षण जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि आजकल उत्तराखंड भू कानून से संबंधित लगातार आंदोलन चल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी गायकार हैं, जो उनका एक गाना भी आ गया है कि उठा जागवा उत्तराखंडियों सौ उठानो भगत हैगे, और आगे बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि उत्तराखंड का मान सम्मान बचाना भगत हैगी। अर्थात तो उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने का अब समय आ गया है। तो जानेंगे कि क्या है ये भू कानून और कहाँ पे इसमें बदलाव हुआ और क्या लोग चाह रहे हैं। मित्रों, होता क्या है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ की संस्कृति सबसे अलग थी, यहाँ की सभ्यता अलग थी, यहाँ की लोक भाषा अलग थी, और इन सब को बचाने का एक चैलेंज था यहाँ के लोगों में। आगे जाके होता क्या है कि जो बाहरी राज्यों से जो धनी वर्ग के लोग थे, वो उद्योगों के नाम पर या निवेश के नाम पर यहाँ जमीन खरीदने लगे। इसको बचाने के लिए सबसे पहले वर्ष 2002 में कानून लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो राज्य में, हमारे उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर भूभाग ही यानी जमीन ही खरीद सकते हैं अधिकतम। उसके बाद फिर से 2007 में एक और कानून आया कि उसमें इसको और घटा के कहा गया कि 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड से बाहर के जो रहने वाले हैं। यहाँ पे केवल 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, सबसे बुरी दशा तब हुई जब 2018 में यहाँ पे जो एक कानून चलता था उत्तराखंड में, यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, भूमि सुधार एक्ट बोलेंगे इसे। तो 2018 में इसमें पहले दो यहाँ पे क्या किए गए, 2 आर्टिकल जोड़े गए, जिसके तहत 143 कौ में क्या कौ और 2 एक और था 15(2), इन 2 धाराओं को इसमें जोड़ा गया। और इसके तहत जो उत्तराखंड से बाहर के जो राज्य के लोग हैं, वो उत्तराखंड राज्य में भूमि खरीदने की एक जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जितने भी लोग बाहर से आ सकते हैं उत्तराखंड में, आसानी से ज़मीन खरीद सकते हैं। इससे हुआ क्या कि जो निवेश के नाम पर लोगों ने यहाँ पे, जो धनी वर्ग थे, उन्होंने होटल खोलना शुरू कर दिया, रिजॉर्ट खोलना शुरू कर दिया। इससे यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा। यहाँ की संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट जो थी, यहाँ की संस्कृति को सबसे ज़्यादा चोट पहुँची, पर्यावरण को नुकसान होना ही था। तो इन सब के लिए जो
उत्तराखंड सरकार ने एक आयोग का गठन किया कि इसका द्वारा क्या करना था, इसका पुनर्जांच करना था। तो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में भू कानून अध्ययन एवं परीक्षण एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय राज्य में महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर कल्पना सैनी, बी श्रीमती सुषमा स्वराज, सी मनोरमा शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी यहाँ पे राज्यसभा सांसद थी। मित्रों होता क्या है, अप्रैल 2000 में सुषमा स्वराज जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुन के आती है, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद श्रीमती सुषमा स्वराज जी को उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा सांसद माना गया। आई बात समझ में? राज्य निर्माण से पहले ही ये सांसद थी यहाँ उत्तर प्रदेश के टाइम से, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तो 2006 तक सुषमा स्वराज जी को उत्तराखंड राज्य से सांसद माना गया। आई बात समझ में? अगला देखते हैं जो डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं। कल्पना सैनी जी को 2022 में राज्यसभा सांसद चुनी गई। डॉक्टर कल्पना सैनी जी। कल्पना सैनी जी कहाँ से हैं? हरिद्वार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद चुनने से पहले क्या थी? ओबीसी आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष थी। उत्तराखंड ओबीसी आयोग की अध्यक्ष थी कल्पना सैनी जी। ठीक है, तो एक और है मनोरमा शर्मा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद है। उत्तराखंड की मनोरमा शर्मा कहाँ की? उत्तराखंड से हैं ये। तो ये भी क्या बनी थी? कांग्रेस पार्टी से ये 2014 में क्या बनी थी? महिला सांसद बनी थी। ठीक है, तो ये था भाई। मनोरमा शर्मा के बारे में आप लोगों ने और भी तथ्य जाने होंगे। ये देश की पहली महिला मेयर है। महिला मेयर देश की, अन्य राज्य की होगी ना यार, यह राज्य की पहली महिला मेयर है। कौन? मनोरमा शर्मा जी। तो मित्रों ये था, आपने देखा कि कितने सांसद है। अच्छा, वर्तमान में कितने सांसद है? महिला सांसद तो टोटल हो गई, अगर कुल मिला के महिला सांसद तो 3 हो गई, और जो प्रॉपर उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो हो गई 2। ये बात समझ में? अगर अच्छा 2024 में कितने सांसद कौन कौन से हैं? एक तो हो गए हमारे नरेश बंसल जी, दूसरा कल्पना सैनी, और तीसरे होंगे महेंद्र भट्ट जी। ये 3 क्या है हमारे यहाँ पे वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो देश में पहले लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, वहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ऑप्शन ए भक्त दर्शन, कमलेन्दु साहब, बद्रीधर पांडे, महावीर त्यागी। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय गढ़वाल क्षेत्र से सांसद चुने गए। भक्त दर्शन जी लगातार 4 बार सांसद रहे। ठीक है, लगातार 4 बार सांसद रहे। कब तक? 1971 तक। 1971 तक भक्त दर्शन जी गढ़वाल क्षेत्र से सांसद रहे 4 बार। इंपॉर्टेंट है। कमलेन्दु शाह ये तो टिहरी से रहे। महावीर त्यागी ये देहरादून से चुने गए। और बद्रीदत्त पांडे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में भी आया था। बद्रीदत्त पांडे मित्रों जो डीडी पंत हैं, उनका जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी मृत्यु के बाद किस सीट से? अल्मोड़ा सीट से 1955 में जब उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से जीत के आए थे लोकसभा के लिए। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे सांसद बने थे कब? 1955 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे गलत कथन कौन हो सकता है यहाँ पे। गलत विकल्प होना चाहिए था। कथन कहाँ है यहाँ पे? गलत विकल्प होना चाहिए ना। गलत विकल्प का चुनाव करें। तो देखो बेमेल विकल्प भी कह सकते हैं यहाँ पे। मित्रों देख पा रहे होंगे आपने देखा होगा कि राज्य की जो शासन प्रणाली है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पहले तो देख लेता है राइट आंसर कौन हो जाएगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, गलत कथन कैसे हो गया मित्रों? राज्य की जो शासन प्रणाली है उसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है आपका विधायिका जो विधि बनाती है, और एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। तो मित्रों जो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग है वो है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। आई बात समझ में? कार्यपालिका के प्रमुख अंग। और उच्चतम न्यायालय यहाँ पे न्यायपालिका हो गई, यानी उच्चतम न्यायालय क्या हो गई यहाँ पे? न्यायपालिका के अंग हो गई। तो इसीलिए अलग विकल्प जो होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। कार्यपालिका, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो राज्यों की जो शासन प्रणाली है वो कौन से भाग में है? भाग 6 में राज्यों की शासन प्रणाली। और कितने से कितने तक है? 153 से 237 तक राज्य की कार्य प्रणाली शासन प्रणाली की बात कही गई है। ठीक है, 153 से 237 के बीच में। अगर बात करें कार्यपालिका की, राज्यों की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका में मैंने बताया था मुख्य रूप से कब से कब तक? 153 से 167 तक। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके राज्यपाल। 153 आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, है ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो 153 में राज्यपाल के बारे में है। दूसरा ऑप्शन था आपका मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका उल्लेख किया गया है 163 में। ये बात समझ में? और उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य के लिए कानूनी मामले की सलाह के लिए एक महाधिवक्ता की बात की गई थी 165 में। महाधिवक्ता, ऑप्शन सी का जो ये है ना, महाधिवक्ता की बात की। इसका मुख्य काम क्या है? कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देना है। तो 165 में इसका उल्लेख किया गया है, 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। राज्यों की बात है हो रही है। ठीक है, राज्यपाल 153 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। मित्रों विधायिका के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो मैंने कार्यपालिका विधायिका बनी। विधायिका का मतलब होता है विधि निर्माण। तो विधि निर्माण विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है ना, तो विधानसभा, और विधानसभा से जब पारित होगा तो उसके बाद राज्यपाल जब साइन करेगा तो कोई कानून बनेगी ना, कोई विधि बनेगी। तो इसीलिए विधायिका विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारी विधायिका बनाती है। ठीक है, अगर जिन राज्यों में विधान परिषद होगी, है ना, तो वहाँ पे दोनों सदन प्लस राज्यपाल यहाँ पे विधायिका के पार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? मित्रों ये था आज का ये प्रश्न। अगला प्रश्न है गलत विकल्प का चुनाव करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत विकल्प का चुनाव करना है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में ही है भाई। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये है टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में। तो गलत कथन हमें मिल गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें उत्तराखंड भवाली कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। जो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी है वो भवाली में है, जो पड़ता है नैनीताल में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने एग्जाम में पहले भी बताया था 24 फरवरी 2010 को उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना 2014 में हुई थी। और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है वो, ठीक है, लवासना नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री वाला नहीं है, ये प्रशासनिक प्रशिक्षण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए है जय सिंह रावत, बी डॉक्टर राम सिंह होगा, डॉक्टर राम सिंह, सी है यशवंत सिंह कटोच, डी है डॉक्टर शेखर पाठक। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जय सिंह रावत जी ने लिखा था उत्तराखंड की जनजाति का इतिहास। ठीक है, अगर बात करें डॉक्टर राम सिंह जी की, डॉक्टर राम सिंह की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, सौर यानी मध्य हिमालय का इतिहास, या सौर का इतिहास भी कहेंगे,
सौर का इतिहास डॉक्टर राम सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन कौन सी? मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटोच जी की है, और एक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये भी किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की। मित्रों, डॉक्टर शेखर पाठक जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं 2, ये याद करेंगे। डॉक्टर शेखर पाठक जी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक का नाम है उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा। उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा नामक पुस्तक डॉक्टर शेखर पाठक की है, और एक द चिपको मूवमेंट। द चिपको मूवमेंट और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा डॉक्टर शेखर पाठक जी की प्रमुख पुस्तक है। मित्रों, एक कुमाऊं की चित्रकला इंपॉर्टेंट किताब है, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे बता देता हूँ। वो है कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं की चित्रकला एक पुस्तक है, ये है यशोधर मटवाल। यशोधर मटवाल की है कुमाऊं की चित्रकला। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आज का अंतिम प्रश्न रहा है कैसी लगी आपको हमारी ये क्वेश्चनों की सीरीज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरीके से हम लोग उत्तराखंड रहवार सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।